हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 66 विशाल की वाइल्ड इमेजिनेशन। शिवाय का बंगला। दुर्गा ने शिवाय से नजरें चुराकर कहा, ओके, मुझे लगता है कि तुम्हारे जहर का असर कम हो चुका है और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं चलती हूँ। ये कहते हुए दुर्गा बिस्तर से उठने लगी, पर उसके पूरी तरह उठने से पहले ही शिवाय ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बिस्तर पर खींच लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। दुर्गा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शिवाय सिंह राठौर, ये क्या कर रहे हो तुम? शिवाय ने अपने एक हाथ से दुर्गा का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, डोंट मूव। मैं बस कुछ देर तुम्हें पकड़कर सोना चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने चेहरे से थोड़ा दूर करके कहा, ओ रियली? लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन और तुम्हारी बॉडी की पोजीशन देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। ऐसे में शायद ही कोई लड़की तुम पर विश्वास करे। शिवाय ने एक बार फिर दुर्गा के चेहरे के करीब आकर मुस्कुराकर बोला, टेंशन मत लो, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मुझसे कुछ हो भी गया तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ करो इससे पहले ही मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। दुर्गा की इस बात पर शिवाय मुस्कुरा दिया, फिर कुछ पल बाद सीरियस फेस के साथ बोला, दुर्गा, मजाक बहुत हो गया, लेकिन अब मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। वादा करो मुझसे कि अब तुम दोबारा कभी भी मेरे जहर के असर को कम करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल नहीं करोगी। दुर्गा ने भी सीरियस लुक के साथ पूछा, लेकिन क्यों? शिवाय ने प्यार से दुर्गा का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, क्योंकि तुम्हें चोट लगते देखकर मेरा दिल टूट जाता है। खून तुम्हारा बहता है पर दर्द मुझे महसूस होता है। दुर्गा ने कहा, थोड़ा सा ही तो खून था। शिवाय, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। शिवाय ने दुर्गा की आंखों में देखकर कहा, एक बूंद भी नहीं। दुर्गा ने ऐतराज जताते हुए कहा, लेकिन शिवाय। दुर्गा इतना ही कह पाई थी कि तभी शिवाय ने नीचे झुककर उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं भी तुम्हारी ब्लीडिंग उसी तरीके से रोकूंगा जिस तरह से मैंने अभी रोकी थी। ये सुनकर दुर्गा को शिवाय का अपना हाथ लिक करना याद आ गया। इस दृश्य को याद करके दुर्गा को गुज़बम्स फील होने लगे। दुर्गा ने शिवाय के चेहरे पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, नो वे। शिवाय ने दुर्गा का हाथ अपने चेहरे से हटाकर कहा, नाइस। ये कहकर शिवाय दुर्गा के बगल में लेट गया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से चिपका लिया और उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया। शिवाय ने कहा, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। दुर्गा ने शिवाय के सीने से लगे हुए ही मुंह बनाकर कहा, दुष्ट कहीं के, फॉरगेट इट। मैं अगर खून का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किस भी नहीं करूंगी। तुम्हारे जहर के असर को कम करने के लिए मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। शिवाय ने मुस्कुरा के कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। अगली सुबह विशाल शिवाय के कमरे के दरवाजे के बाहर कुर्सी डाल के सोया हुआ था। दुर्गा अंदर से दरवाजा खोल के बाहर आई तो विशाल की नींद खुल गई। विशाल ने रोनी सी सूरत बना के घबराते हुए पूछा, मिस चौहान, मेरे बॉस अब कैसे हैं? दुर्गा ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, वो सो रहा है। कल रात वो बहुत थक गया था, इसलिए आराम करने दो उसे। विशाल ने अपने मन में हैरानी से सोचा, थक गया था? इसका मतलब कल रात? ये सोचते हुए विशाल अपने दिमाग में कई सारे सीन्स इमेजिन करने लगा। पहले सीन में शिवाय बिस्तर पर बेचारे की तरह कंबल पकड़ के बैठा था और दुर्गा उसकी पल्स चेक करते हुए बोली, नो वे, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी दवाई तुम्हें बचा सकती है। दूसरे सीन में दुर्गा बिस्तर पर शिवाय की तरफ बढ़ के उसका कंबल जबरदस्ती खींचते हुए बोली, अब तो मुझे तुम्हारे जहर को कम करने के लिए एक ही तरीका नजर आ रहा है। मुझे करीब आने दो, मैं तुम्हारे ठंडे जहर की ठंडक को अपनी गर्मी से दूर कर दूंगी। तीसरे सीन्स में शिवाय बिस्तर पर बिना शर्ट के कंबल में अपना सिर छुपा के ऐसे दुखी बैठा था जैसे किसी ने उसकी इज्जत लूट ली हो और दुर्गा अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, तुम अब अच्छे से आराम करो, बाद में मिलते हैं। विशाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी दुर्गा का फोन बज पड़ा। दुर्गा ने फोन उठाकर हेलो बोला और बंगले से बाहर निकलने लगी। दूसरी तरफ से ऋषभ ने कहा, हेलो दुर्गा, मैंने आपके कहने पर आपकी मॉम के बारे में पता करने की कोशिश की। मेरे पापा ने मुझे अभी अभी कॉल करके बताया है कि उन्हें आपकी मॉम की डेथ के बारे में कुछ क्लू मिले हैं।
आपकी चौहान फैमिली ने हमेशा सारी दुनिया से यही कहा है कि आपकी माँ की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, इसलिए आपको जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई। आपकी मॉम की मौत अस्पताल में हुई थी। आज तक जिस हॉस्पिटल का नाम आपकी फैमिली आपको और सारी दुनिया को बताती आई है, मेरे डैड ने उस अस्पताल में आपकी माँ के रिकॉर्ड्स के बारे में पता किया तो पता चला आपकी माँ के प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन डिलीवरी की कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। दुर्गा ने हैरानी से कहा, क्या प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स हैं पर डिलीवरी के रिकॉर्ड्स नहीं हैं? तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरी माँ ने मुझे उस अस्पताल में जन्म दिया ही नहीं था? ऋषभ ने कहा, हाँ दुर्गा, आपने बिल्कुल सही समझा है। तुम्हें उस अस्पताल में तुम्हारे जन्म के बाद भेजा गया था ताकि तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बन सके। और इन सब में सबसे अजीब बात तो ये है कि जब तुम्हारी माँ को अस्पताल भेजा गया तो वो पहले से ही मर चुकी थी। उस अस्पताल में तुम्हारी माँ नहीं पहुँची थी बल्कि उनकी लाश पहुँची थी। के अलावा मैं उस गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिला हूँ जो तुम्हारी माँ की प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के कुछ महीने उनके चेकअप की इंचार्ज थी। उस गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि तुम्हारी माँ की फिजिकल कंडीशन और प्रेगनेंसी तो हमेशा से बहुत अच्छी कंडीशन में थी। उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं थी। लेबर के दौरान उनकी डेथ होना तो इम्पॉसिबल सा था। ऐसा तो सिर्फ तब हो सकता है जब उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ गलत हुआ हो। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मान्यता सिन्हा अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए कभी हॉस्पिटल नहीं गई। इसका मतलब ये सारी कहानी महेंद्र चौहान ने बनाई थी, लेकिन इन सब चीजों का उस बड़े आदमी से क्या लेना देना है जिसका जिक्र मालिनी ने किया था और महेंद्र चौहान उससे डरता है। और मान्यता सिन्हा की मौत के पीछे असल में है कौन? ऋषभ ने आगे कहा, दुर्गा, मुझे तुम्हारी माँ के केस में बहुत सारी गड़बड़ नजर आ रही है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है सिर्फ तुम्हारे पिता ही ऐसे इंसान हैं जो हमें सच बता सकते हैं, लेकिन एक बेटी होने के नाते जब तुम उनसे पूछोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। दुर्गा ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे महेंद्र चौहान का मुंह कैसे खुलवाना है। चैप्टर 67 दहेज। दुर्गा जैसे ही चौहान मेंशन के अंदर घुसी उसे दामिनी की रोते हुए आवाज सुनाई दी, इन सारी चीजों के लिए तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। एक बाप होने के नाते तुम्हारा भी तो मालिनी के प्रति कुछ फर्ज बनता है। तुम उसके साथ इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? दुर्गा ने देखा कि मालिनी रो रही थी और दामिनी के पीछे छुपी हुई थी। महेंद्र चौहान बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। महेंद्र चौहान ने बहुत गुस्से में दामिनी से कहा, मुझे हार्टलेस कहकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम जानते भी हो तुमने और तुम्हारी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर अभिनव सिंघानिया के लिए इतना बड़ा जाल बिछाने की? तुम दोनों ने उसे धोखे से होटल रूम में बुलाकर ड्रग दिया और इस मालिनी ने उसके साथ रात बिता ली। अब सिंघानिया फैमिली हमारी फैमिली को टारगेट कर रही है। उन लोगों ने हमारी कंपनी की कैपिटल चेन बिल्कुल कट ऑफ कर दी है, जिसकी वजह से मेरी कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान की भरपाई मैं खुद को बेचकर भी नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। उस पर से ये बीच बगैर शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई है। तुम्हें लगता है अभी भी हमारी फैमिली के शर्मिंदा होने में कोई कमी बाकी है? मालिनी दामिनी के सीने से लिपटकर रोने लगी। दामिनी ने मालिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मालिनी बेटा तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा ने ये सब देखकर अपने मन में कहा, मैं सोच ही रही थी कि ये माँ बेटी इतनी आलसी कैसे हो गई कि इतना सब होने के बावजूद मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग नहीं कर रही हैं। लेकिन अब पता चला कि ये दोनों आलसी नहीं हुई थी, बल्कि इन दोनों ने अपना टारगेट बदल लिया था। आजकल इन माँ बेटी का टारगेट सिंघानिया फैमिलीज में अपनी जगह बनाना हो गया है। इसलिए दोनों घटिया से घटिया तरकीबें आजमाने में लगी हुई हैं। लेकिन सिंघानिया फैमिली इतनी दयालु भी नहीं है कि मालिनी जैसी बदचलन और बदनाम लड़की को अपने घर की बहू बना ले। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी महेंद्र चौहान की नजर दुर्गा पर पड़ी। दुर्गा को देखते ही महेंद्र चौहान ने अपना गुस्सा छोड़ दिया और रोने की शक्ल बनाकर दुर्गा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, दुर्गा बेटा फाइनली तुम घर आ ही गई। बेटा इस समय मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। अब सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दुर्गा ने अपना हाथ एक झटके में छुड़ाते हुए पूछा, क्या करवाना चाहते हैं आप मुझसे? महेंद्र चौहान ने कहा, 10 करोड़ रुपए। मुझे बस 10 करोड़ रुपए की जरूरत है ताकि मैं अपनी कंपनी के नुकसान की भरपाई कर सकूं। दुर्गा बेटा तुम मिस्टर राठौर की फेवरेट हो।
क्या तुम उनसे कहकर मुझे 10 करोड़ रुपए दिलवा सकती हो? वो तुम्हें बहुत मानते हैं, तुम कहोगी तो वो ना नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मिस्टर राठौर के लिए 10 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्गा ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, जहाँ तक मुझे याद है आपकी भारत के बाहर के देशों में बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, आप उन्हें गिरवी रख सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों ने विदेश में मालिनी के नाम पर एक ट्रस्ट फंड भी सेट किया हुआ है, जिसमें आप लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, आप उसका यूज क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर दामिनी ने गुस्से में कहा, दुर्गा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मालिनी के फंड का यूज करने का आइडिया देने की? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारी चौहान फैमिली ने तुम्हें बहुत सालों से सपोर्ट किया है, तुम्हें हमने पाला है, इसलिए तुम्हें ये 10 करोड़ की मदद करनी ही होगी। ये करके तुम हम पर नहीं खुद पर एहसान करोगी, क्योंकि हम लोगों ने तुम पर पहले से ही बहुत एहसान किए हुए हैं। तुम इतनी एहसान फरामोश। दामिनी इतना ही कह पाई थी कि तभी दुर्गा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, एहसान फरामोश? चलो आज गिनती करके देख ही लेते हैं कि कौन एहसान फरामोश है। दुर्गा ने अब गुस्से में दामिनी को देखकर कहा, मुझे बचपन से ही तुम लोगों ने खाने के नाम पर सिर्फ अपनी झूठन दी है, उसी को खाकर मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। पहनने के लिए तुम लोगों ने मुझे वो कपड़े दिए जिन्हें पहन पहन कर मालिनी बोर हो चुकी होती थी, और वो फेंकने की कंडीशन में होते थे। दुर्गा ने अब महेंद्र चौहान के सामने जाकर उसे गुस्से में देखते हुए कहा, मेरी माँ ने जब तुमसे शादी की तो वो अकेली नहीं आई, बल्कि अपने साथ करोड़ों का दहेज लेकर आई। यहाँ तक कि तुम्हारा ये चौहान मेंशन तक मेरे नाना नानी के दहेज में दिया था, वरना तुम्हारी औकात तो मेरे नाना नानी के घर में नौकर बनने तक की नहीं थी। इतने सब के बावजूद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो? महेंद्र चौहान, क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? महेंद्र चौहान ने डर और घबराहट के साथ कहा, मैंने तो कभी किसी को ये दहेज वाली बात बताई ही नहीं। दामिनी और मालिनी तक इस बारे में नहीं जानती, तो फिर तुम ये सब कैसे जानती हो? दुर्गा ने अपने मन में कहा, ऋषभ की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब मान्यता सिन्हा ने चौहान फैमिली में शादी की थी तो वो करोड़ों का दहेज अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मान्यता सिन्हा की मौत के बाद वो सारा पैसा या तो दामिनी की जेब में चला गया था, या फिर महेंद्र चौहान ने उसे अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। बाद में जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था उससे उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया। बेचारी दुर्गा चौहान, जो कि मान्यता सिन्हा की अपनी बेटी थी, उस बेचारी को इन लोगों ने कुत्ते जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। दुर्गा के साथ जिस तरह का बर्ताव यहाँ हुआ, उस तरह का बर्ताव तो कोई अपने पालतू जानवर से भी ना करे। इसके बावजूद इनकी बेशर्मी तो देखो कि ये लोग अभी भी मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। चैप्टर 68, बड़े आदमी का नाम। दुर्गा ने महेंद्र चौहान के सामने खड़े होकर गुस्से में कहा, तुम जानना चाहते हो कि मुझे दहेज के बारे में कहाँ से पता चला? महेंद्र चौहान, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, उसे कितना भी छुपा लो पर वो किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। कोई किसी भी सच को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रख सकता। तुम एक घटिया आदमी हो जिसने अपने बीवी के पैसे पर अय्याशियां की, उसके बावजूद तुमने उस बेचारी को धोखा दे दिया। तुम्हारे जैसा घटिया आदमी बैंकरप्ट होने के ही लायक है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा कुछ कर दूं। दुर्गा ने अब महेंद्र चौहान का कॉलर पकड़ा और गुस्से में पूछा, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे ये सवाल पूछने आई हूँ कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई। अगर मेरी माँ की प्रेगनेंसी में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थे तो तुम उस समय उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? और कौन है वो बड़ा आदमी जिसे तुम पिछले 22 सालों से डरते आ रहे हो? और बड़े आदमी का मेरी माँ की मौत के साथ क्या कनेक्शन है? ये सुनकर महेंद्र चौहान ने गुस्से में अपना कॉलर दुर्गा से छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप का कॉलर पकड़ने की? दुर्गा, तुम सच में एक बहुत ही बुरी बेटी हो। अपनी बकवास बातें बंद कर दो। मेरा तुम्हारी माँ की मौत से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी बड़े आदमी को नहीं जानता। तुम ये फालतू बातें करके टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। आज तुम्हें मेरी 10 करोड़ की मदद करनी ही होगी। अगर तुमने मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं दिलवाए तो फिर मैं ये कहते हुए महेंद्र चौहान गुस्से में इधर उधर देखने लगा। महेंद्र चौहान की नजर पास में रखे एक फूलदान पर गई। महेंद्र चौहान उस फूलदान को उठाकर दुर्गा की तरफ फेंकते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, एहसान फरामोश लड़की। दुर्गा उस फूलदान को अपनी तरफ आते हुए देखकर साइड से हट गई, जिससे वो फूलदान जाकर दुर्गा के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई मालिनी के पेट में लगा और जोर से चीख पड़ी, आह! ये देखकर दामिनी भी जोर से चिल्लाई, मालिनी!
मालिनी के शरीर से खून बह रहा था। मालिनी अपना पेट पकड़कर वही जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मॉम मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। दामिनी मालिनी के पास बैठकर उसे संभालते हुए बोली, मालिनी मेरे बच्चे मुझे डराओ मत, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दुर्गा दौड़कर मालिनी के पास आई और उसकी पल्स चेक करते हुए गुस्से में बोली, ओ नो इट्स टू लेट। दुर्गा ने गुस्से में दामिनी और महेंद्र को देखकर कहा, ऐसे फालतू खड़े होकर तमाशा मत देखो, बल्कि एम्बुलेंस को बुलाओ जल्द से जल्द, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। मालिनी ने रोते हुए दुर्गा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं, अगर तुम लोग मुझे अस्पताल लेके गए तो सबको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। मैं किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलने दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी किसी अमीर घर में शादी नहीं कर पाऊंगी। दामिनी ने रोते हुए कहा, मालिनी कम से कम इस समय तो ये सब मत सोचो, शादी करने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी होता है। सही सलामत होगी तभी तो शादी कर पाओगी ना। हॉस्पिटल चलो बेटा। दुर्गा ने उन दोनों का ड्रामा देखकर खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए उठने लगी, पर तभी मालिनी ने पीछे से दुर्गा का हाथ पकड़कर रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, दुर्गा मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, तुमने पहले भी कई लोगों का इलाज किया है, प्लीज मेरी भी मदद कर दो। दुर्गा ने मालिनी से हाथ छुड़ाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो मालिनी, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है और मेरे पास इस समय तुम्हारा इलाज करने के लिए कोई भी मेडिकल रिसोर्सेस नहीं है। मैं अभी इसी वक्त एम्बुलेंस बुला रही हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही होगा। मालिनी ने फिर से दुर्गा का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं दुर्गा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ न कुछ जरूर कर सकती हो, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ जाके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कभी किसी अच्छे और अमीर घर में शादी नहीं कर पाऊंगी। दामिनी ने रोते हुए दुर्गा का हाथ पकड़कर कहा, दुर्गा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट और काबिल डॉक्टर हो, तुम जरूर कुछ कर सकती हो मेरी बेटी को बचाने के लिए, प्लीज हमारी मदद कर दो। सौतेली ही सही पर मालिनी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम दोनों ही चौहान परिवार की बेटियां हो, ऐसे चुपचाप खड़ी मत रहो, प्लीज कुछ करो मेरी बेटी को बचाने के लिए। तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ की मौत के पीछे किस बड़े आदमी का हाथ है। अगर तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली तो मैं हर वो चीज तुम्हें बता दूंगी जो मैं जानती हूँ। ये सुनकर महेंद्र चौहान ने गुस्से में दामिनी का हाथ पकड़कर कहा, दामिनी तुम पागल हो गई हो क्या? ये किस बारे में बात करने जा रही हो? क्या तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है? दामिनी ने गुस्से में महेंद्र सिंह को जवाब दिया, जब तुम्हें मेरी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है तो मैं भी तुम्हारी परवाह क्यों करूं? इस समय मुझे सिर्फ मेरी बेटी नजर आ रही है, मैं अपनी बेटी को जरा भी खतरे में नहीं डाल सकती। दामिनी ने अपना हाथ महेंद्र से छुड़वाया और दुर्गा के कंधे पकड़कर कहा, दुर्गा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी माँ की मौत तुम्हें जन्म देते हुए नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। उसे उदय रायचंद्र ने मारा था। वो रायचंद मेडिसिन का मालिक उदय रायचंद है। दुर्गा ने हैरानी और गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? उदय रायचंद? रायचंद मेडिकेशन का मालिक उदय रायचंद? दामिनी ने रोते हुए कहा, हाँ हाँ उदय रायचंद। जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी तो एक दिन अचानक उदय रायचंद इस घर में आया और तुम्हारे पापा से बोला कि तुम्हारी माँ का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पेशल है, इसलिए उसकी बॉडी को एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। उसने तुम्हारे पापा को इस काम के लिए बहुत सारे पैसे दिए और पैसों के लालच में तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को जबरदस्ती उसके साथ एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया। दुर्गा ने गुस्से में पूछा, एक्सपेरिमेंट के बारे में और क्या जानती हो तुम? दामिनी ने रोते हुए कहा, मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उदय रायचंद के साथ भेजने के बाद तुम्हारी माँ कभी इस घर में वापस नहीं आई। कुछ महीने बाद उदय रायचंद खुद तुम्हारी माँ की लाश और एक नई जन्मी हुई बच्ची यानी कि तुम्हें लेकर आया और बोला कि तुम्हें जन्म देते हुए तुम्हारी माँ की मौत हो गई, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ की लाश देखी थी, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी मौत बच्चे को जन्म देते हुए नहीं हुई थी, बल्कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसका पूरा शरीर जख्मी था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे पीट पीट कर उसकी जान ली है। चैप्टर 69 डार्क नाइट। डार्क नाइट शिवाई की पर्सनल जासूसी एजेंट थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। डार्क नाइट शिवाई के नाम पर अंडरवर्ल्ड में भी डील करती थी। शिवाई के ज्यादातर दुश्मनों से डार्क नाइट ही डील करती थी। डार्क नाइट का हर सदस्य शिवाई का भरोसेमंद था। डार्क नाइट के मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ शिवाई का ऑर्डर सुनते थे। ये सब के सब बहुत ही वेल ट्रेंड थे। शिवाई के सामने काफी सारे लोग घायल पड़े थे। इन लोगों को घायल डार्क नाइट के लोगों ने ही किया था। शिवाई अपने बॉडीगार्ड्स और डार्क नाइट के हेड
देवा के साथ खड़ा उन सबको गुस्से में देख रहा था। देवा की उम्र शिवाय जैसी ही थी। डार्क नाइट की पूरी जिम्मेदारी देवा के ही कंधों पर थी। शिवाय ने बहुत गुस्से में उन घायल आदमियों को देखकर कहा, मैं तुम लोगों से एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है। उन घायल आदमियों में से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और शिवाय को देखकर हंसते हुए बोला, तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम अगर अपनी सारी ताकत भी लगा दोगे तो भी तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। शिवाय सिंह राठौर, तुम अपनी माँ की ममता के लायक ही नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। शिवाय ने गुस्से में कहा, देवा, डील विद इट। देवा ने अपने हाथ की उंगलियां चटकाते हुए कहा, श्योर सर। कुछ देर बाद शिवाय अपने कैबिन में बनी कांच की दीवार से बाहर देख रहा था। वो किसी गहरी सोच में था, या ये कहिए किसी गहरे दुख में डूबा हुआ था। तभी देवा वहां आते हुए बोला, सर, काम हो गया है। उन सबको ठिकाने लगा दिया गया है। शिवाय ने देवा की तरफ देखे बिना कहा, ठीक है तो तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। देवा ने कहा, ठीक है सर, मैं चलना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। शिवाय ने देवा की तरफ देखा और पूछा, कौन सी बात? देवा ने शिवाय को 2 पेपर्स दिखाते हुए कहा, सर, आपने हमें मिस दुर्गा चौहान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। इन 2 पेपर्स में एक पेपर मिस दुर्गा चौहान का लव लेटर है जो उन्होंने माहिर के नाम पर लिखा था। ये लेटर कई महीने पुराना है, जब आप उनसे मिले तक नहीं थे। और ये दूसरा पेपर है, ये एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है जो उन्होंने किसी पेशेंट के लिए कुछ दिन पहले लिखा था। आप इन दोनों को ध्यान से देखें। किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग इतने कम समय में आसानी से नहीं बदल सकती। इंसान की हैंडराइटिंग इतने कम समय में आसानी से नहीं बदल सकती, और अगर बदल सकती भी है तो थोड़ी बहुत बदल सकती है। लेकिन हमारे सामने ये जो 2 हैंडराइटिंग है, ये एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग हैं कि इस बात का यकीन ही नहीं किया जा सकता कि ये दोनों एक ही लड़की ने लिखी हुई हैं। शिवाय ने कहा, देव, साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मतलब क्या है। देवा ने कहा, सर, मुझे दुर्गा चौहान की आइडेंटिटी पर शक है। मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला है कि दुर्गा चौहान तो बहुत ही बेवकूफ़ और डरपोक किस्म की लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज जो दुर्गा चौहान हमारे सामने है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ना तो दुर्गा चौहान बेवकूफ़ लगती है और ना ही डरपोक। जब मैंने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि दुर्गा चौहान का मेडिकल फील्ड में कभी कोई नॉलेज ही नहीं था। वह कभी किसी मेडिकल कॉलेज में भी नहीं गई और ना ही उसने कभी इससे जुड़ा कुछ सीखा। वो तो जो खुद पढ़ रही थी उसमें भी 0 थी। लेकिन आज की दुर्गा चौहान मेडिकल फील्ड की एक एक्सपर्ट है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत अजीब है? शिवाय ने कहा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे सामने जो दुर्गा चौहान है वो पहले वाली दुर्गा चौहान नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग इंसान हैं। तुमने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारा मतलब ये है कि दुर्गा चौहान ने पुरानी दुर्गा चौहान को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली है। देवा ने कहा, यस सर, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी मिला है और पता लगा है उससे तो यही एक एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा सही बैठती है। लेकिन हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। सर, हमारे पास अभी तक इस नई दुर्गा चौहान की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने बार बार जानबूझकर आपके करीब आने की कोशिश की है। वो जब से ही बदली है तब से बार बार आपसे टकराई है। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। शिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ये लड़की पुरानी वाली दुर्गा चौहान नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस वाली दुर्गा चौहान ने कभी माहिर को पसंद नहीं किया। देवा ने कहा, थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर आज की दुर्गा पहले वाली यानी कि असली दुर्गा चौहान नहीं है तो ये बात सच है कि दुर्गा चौहान ने कभी माहिर को पसंद नहीं किया। शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दैट्स ग्रेट। शिवाय का ये रिएक्शन देखकर देवा को थोड़ा अजीब लगा। देवा ने कहा, वेट सर, हम दुर्गा चौहान के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी लव लाइफ के बारे में नहीं। सर, क्या आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आगे और भी इन्वेस्टिगेशन करें? क्या पता उनके आपके खिलाफ कुछ गलत इरादे हों। शिवाय ने एक सीरियस लुक के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन करने की। वो किसी और आदमी को पसंद नहीं करती। मेरे लिए इतना जानना काफी है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं जानना। शिवाय ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा, दुर्गा चौहान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे नाम या पहचान से नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम चाहे जो भी हो सिर्फ मेरी हो। चैप्टर 70, रिश्ते का अंत। मालिनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दुर्गा ने अपने बैग से पत्ता निकाला और मालिनी के मुंह में उस पत्ते को डालने लगी। दुर्गा को जू में जब से ये पता चला था कि जादुई मोती की दुनिया के जादुई पेड़ के पत्तों का अपने आप में एक स्पेशल इफेक्ट है,
तब से वो हर समय कुछ पत्ते अपने साथ लेकर घूमती थी। दुर्गा को उम्मीद थी कि शायद इस बार ये पत्ते मालिनी को भी बचा लेंगे। साइड में खड़ा हुआ महेंद्र चौहान हैरानी से बस यही सोच रहा था कि भला दुर्गा ने कब डॉक्टरी सीखी और उसे दवाई की नॉलेज कैसे हो गई। जादुई पेड़ का पत्ता मालिनी के मुंह में जाते ही मालिनी को होश आ गया। उसकी ब्लीडिंग भी अपने आप रुक गई। दुर्गा ने वहां से उठते हुए कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है, तुम लोग एम्बुलेंस बुला सकते हो, लेकिन फ्लावर वॉश लगने से और मिसकैरेज होने से इसके शरीर में अभी भी अंदरूनी चोटें बाकी हैं और काफी गहरी हैं। जो तरीका मैंने आजमाया है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी 1 या 2 साल लग जाएंगे। अगर ये अपनी जिंदगी में माँ बनना चाहती है तो ये 1-2 साल जरा संभल कर रहे। ये कहकर दुर्गा वहाँ से जाने लगी तो महेंद्र चौहान ने उसका रास्ता रोक कर कहा, रुको दुर्गा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम्हें सच में मेरी कंपनी की कोई भी परवाह नहीं है? मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे अंदर जमीर नाम की कोई चीज बाकी नहीं है? दुर्गा ने गुस्से में महेंद्र चौहान की तरफ बढ़कर कहा, जमीर? जमीर की बात आप कर रहे हैं? एक ऐसा आदमी जिसने अपनी गर्भवती बीवी को एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ कुछ पैसों की खातिर बेच दिया, जिसने ना तो अपनी बीवी की परवाह की और ना ही उसके गर्भ में पल रहे अपने बच्चे की परवाह की। एक ऐसा आदमी जो फीलिंग्स के मामले में जानवर से भी ज्यादा बदतर है। ऐसे घटिया आदमी के मुंह से जमीर जैसी बातें शोभा नहीं देती। ये सुनकर महेंद्र चौहान ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मैं एक जानवर से भी ज्यादा बदतर हूँ? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी माँ का मुझसे शादी होने से पहले भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। हमारी सुहागरात से पहले ही वो किसी और के साथ सो चुकी थी। मैंने उससे शादी करके उसे समाज में इज्जत से जीने का मौका दिया। एक बार जब वो मेरे चौहान परिवार की बहू बन गई तो फिर वो मेरी हो गई। मैं उसे चाहे कैसे भी रखूं, ये मेरा अधिकार है। उससे शादी करके मैंने उसे एक एहसान किया था। अगर इसके बदले में उसने मुझे दहेज दे दिया तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया मुझ पर। महेंद्र चौहान ने इतना कहा ही था कि तभी दुर्गा ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरा। दुर्गा ने महेंद्र चौहान को देखकर गुस्से में कहा, महेंद्र चौहान, ये समाज ऐसा नहीं है कि तुम जैसे बास्टर्ड से प्यार करे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ, वरना कहीं के नहीं रहोगे। जमीन पर पड़े महेंद्र चौहान ने गुस्से और हैरानी से कहा, दुर्गा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा बाप हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी दुर्गा एक कैंची लेकर आई, जिसे देखकर महेंद्र चौहान बहुत डर गया और बोला, दुर्गा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत करने की हिम्मत भी मत करना। अगर मिस्टर राठौर तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। दुर्गा ने उस कैंची से कंधे से अपने बाल काटे। अब तक दुर्गा के जो बाल उसकी कमर तक आते थे, अब दुर्गा के वो बाल सिर्फ उसके कंधे तक आ रहे थे। महेंद्र चौहान ने हैरानी से कहा, दुर्गा, तुम पागल हो गई हो क्या? दुर्गा ने अपने कटे हुए बाल उठाकर महेंद्र चौहान के मुंह में मार दिए। महेंद्र चौहान ने अपने ऊपर से बाल हटाते हुए कहा, दुर्गा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपन कर रही हो? दुर्गा ने महेंद्र चौहान को देखकर गुस्से में कहा, महेंद्र चौहान, समझ लो, आज मैंने अपने बाल नहीं बल्कि हमारा रिश्ता काट दिया है। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आज और अभी से ना तो तुम मेरे बाप हो और ना ही मैं तुम्हारी बेटी हूँ। आज के बाद तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का। यकीन मानो, मैंने बेटी होने का रिश्ता भले ही ना निभाया हो, पर हमारा ये दुश्मनी का रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी। इस रिश्ते को निभाने की पूरी काबिलियत है मुझ में। यकीन ना हो तो अपनी बेटी मालिनी से पूछ लेना। ये कहकर दुर्गा वहां से जाने लगी। महेंद्र चौहान ने गुस्से में कहा, बदतमीज लड़की, वहीं रुक जाओ। बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ लौट कर आओ। दुर्गा ने पीछे देखे बगैर अपने हाथ में लगी हुई कैंची महेंद्र चौहान की तरफ फेंकी। वो कैंची महेंद्र चौहान के पैरों के बीच में आकर मेन पॉइंट से बस 1 इंच की दूरी पर रुकी। ये देखकर महेंद्र चौहान का तो शरीर डर से कांपने लगा। दुर्गा ने हल्का सा पीछे मुड़कर महेंद्र चौहान को देखा और गुस्से में कहा, निशाना चुका नहीं है मेरा, बल्कि सिर्फ एक वार्निंग दी है तुम्हें। अब अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं ये वार्निंग नहीं दूंगी और ना ही ये कैंची 1 इंच की दूरी पर आकर रुकेगी। अगर तुम जरा से भी समझदार हो तो मेरे रास्ते में हमेशा के लिए हट जाओ, वरना अगर सिंघानिया फैमिली तुम्हें नहीं मार सकी तो उनसे पहले मैं, दुर्गा चौहान, तुम्हें जान से मार दूंगी। दुर्गा बहुत ही मर्डरस लुक के साथ महेंद्र चौहान को देख रही थी, जिसे देखकर महेंद्र चौहान कांप उठा था। अब उसने दुर्गा के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की थी।